बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे DGISPR का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम भारत को मशरिक़ से मारेंगे और अंदर घुस के मारेंगे। मशरिक़ से मतलब बात चिकन नेक की भी आ जाती है और उसको दूसरे अंदाज में भी लिया जा सकता है। लेकिन ब्लूमबर्ग की भी आज एक खबर आई है कि मोदी ने आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से बचने के खौफ से, यानी कि उनसे मुलाकात ना हो इस खौफ से, उन्होंने ट्रंप साहब के लंच में जो कि जून में हुआ था, जिसमें आसिम मुनीर साहब भी इनवाइटेड थे, उसमें इनकार किया, जिसकी 35 मिनट की टेलीफोनिक डिस्कशन का भी जिक्र किया गया। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। रूसी तेल की ख़रीदारी, अमेरिका का भारत पर टैरिफ 50% जिसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए, और एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में भारत में 50 अरब यानी 50 अरब डॉलर जो है वो डूब गए। यानी कि भारत की लंका ढा रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, और असरात जो होंगे वो बहुत दूररस होंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि कुछ दिनों की बात होगी, बल्कि जो इकॉनमी क्लैप्स करेगी उनकी, उसको देखते हुए नज़र यही आएगा कि भारत के हालात जो होंगे वो दिन ब दिन दगरगू होते जाएंगे। प्रोग्राम के इस हवाले से डिस्कशन के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। उसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान है। खुश आमदीद कहेंगे जमील साहब आपको भी। जमील साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि DGISPR का जो बयान है कि मशरिक़ से मारना शुरू करेंगे भारत को इस बार, जो कि वो शरारतें कर रहा है, कभी एक्सरसाइज के नाम पे, कभी 5 और 6 की रात को श्रीनगर से जहाज़ ले आता है LOC की तरफ, और हमारी एयरफोर्स देख के वो भाग जाते हैं। तो उसका जवाब दिया है DGISPR ने। उन्होंने कहा है कि इस बार मशरिक़ से मारेंगे और अंदर घुस के मारेंगे। क्या नतीजा खस किया जा सकता है इस बात से? जी हाँ, जब इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की कोई पासदारी नहीं की और हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को उन्होंने गजंद पहुंचाया और उसको वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ को, और 6 जगहों पर उन्होंने जब मिसाइल, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मेन लैंड पर उन्होंने मिसाइल दागे, और जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों की कैजुअल्टीज़ हुई, तो फिर तो मामला दुनिया के सामने बिल्कुल आया हो गया। और वो मामला ये हुआ कि अगर आप हमारी मेन लैंड टेरिटरी पे हमला कर सकते हो, तो फिर हमने भी उनकी मेन लैंड टेरिटरी पे हमला किया। और पहले तो ये था ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दाएं बाएं कश्मीर का मामला, कश्मीर की हद तक, लेकिन फिर उसके बाद जब ये तो फुल फ्लैज एकदम एक, बल्कि ये तो फुल स्पेक्ट्रम वार होते होते बच गई। जिस दिन 10 तारीख को हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी ने मीटिंग कॉल की सुबह के वक्त, तो हम तो हर चीज़ के लिए तैयार थे। और ज़ाहिर है इंडिया जिस तरह एस्केलेट कर रहा था, तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे। तो अब रहा सवाल कि DGISI ने बिल्कुल सही कहा, और इसलिए सही कहा कि DGISPR। इंडिया के अवाम को भी पता, ISPR को, और दुनिया को भी पता होना चाहिए कि DGISPR क्या मकसद है उनका। और मकसद बड़ा सादा सा है कि हम शुरू से इंटरनेशनल कानून की पासदारी करते आए हैं, लेकिन इंडिया ने अगर कोई इस दफ़ा अपने तरफ से दोबारा पंजा आजमाई करने की कोशिश की, तो उनका मकसद था कि फिर उस सूरत में हम अब मशरिक़ से शुरू करेंगे, दूसरे सिरे से शुरू करेंगे, और जहाँ के उनके तमाम इकनॉमिक हब हैं। एक तो 50% जो टैरिफ उन पे लगा, आपने उसका खुद इंट्रो में बता दिया कि उससे क्या हशर हो रहा है। और दूसरा, जब अगर पाकिस्तान ने उनके इकनॉमिक हब्स पर अगर हमला करना शुरू किया, तो फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा, तो उनके अवाम को भी पता होना चाहिए। अब जैसे कैलकटा हो गया, जैशपुर हो गया, रांची हो गया, बकारो हो गया, और रौकेला हो गया, ये तमाम, पटना हो गया, ये तमाम इनके जो है इंडस्ट्रियल, ट्रेड, एनर्जी, पोर्ट और IT के हब्स हैं ये। तो ये मशरक़ में है। इस तरफ इशारा दिया है हमारी DGISPR ने, और उसकी वजह से उनको मल्टी बिलियन डॉलर के एसेट्स जो वहाँ हैं, तो फिर उसको संभालें। क्योंकि पाकिस्तान ने तो गुज़िश्ता जो जंग हुई, मुख्तसर अरसा, लेकिन उन्होंने तो अपना एक सिक्का मनवा लिया, और पूरी दुनिया को इस चीज़ का इदराक और एतराफ़ है। तो जिसकी वजह से DGISPR ने ये जो अल्फाज और कलमात इस्तेमाल किए हैं, इसमें कोई ऐसे इबाम रखने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा कि जब 8 तारीख को हमने
جب काउंटर अटैक किया उनके अटैक के बाद, और 9 को और 10 को जब हमने किया ये उनके बाद, तो हमने उससे पहले 26 मई को बिल्कुल बता दिया था। हमने जब पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी, और उसके एलामिया में हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया था कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करेंगे अगर आपने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की। तो वो हमने कर दिखलाया। और इस मरतबा भी अगर हमारे स्पोक्स पर्सन मिलिट्री के DGISPR अगर ये कह रहे हैं, तो दुनिया कम से कम इस बात को नोट करेगी, और नोट करेगी, उसको पता होगा कि जी पाकिस्तान ने कोई इसमें लगी लिपटी नहीं रखी, और We सारे mean का business. सारा उन्होंने जी दुनिया को जी पैसे जी बता जी दिया। We mean business. मीन बिजनेस। ठीक। तो अब ये हुआ क्यों ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि मोदी जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि RSS और हिंदुत्व से ताकत अपनी लेती है BJP, तो वो अपनी हजीमत को ख़त्म करने के लिए अवाम में जा के बार बार बता रहे हैं कि हम तो बस इसका करेंगे, और हम तो दोबारा, मतलब इंडिया ये दे रहे हैं कि दोबारा वो पर तोल रहे हैं कि और कर भी सकते हैं। तो वो अगर कर सकते हैं तो फिर उसका जवाब भी आएगा। जवाब ठीक उनको है, मिलेगा। एयर मार्शल साहब की तरफ आऊँगा मैं। आएगा। एयर मार्शल साहब ये बताइएगा कि मशरिक से मारने से मुराद, जिस तरह जमील अहमद खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि जो उनके इकोनॉमिक हब हैं, उन्होंने कहा कि वो स्टेट्स जो कि मशरिक की तरफ हैं जहाँ पे इकॉनमी की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हम उधर से मारना शुरू करेंगे, या फिर हम चिकन नेक की बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये टारगेट सिलेक्शन जो है ये तो बिल्कुल एक अलग डोमेन है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो DGISPR ने जो मैसेजिंग की है, अगर हम उसको देखें तो वो ये बताना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि पिछली जो जंग हुई उसमें जो हमारी तरफ से अमूमी तौर पे जो है जहाँ तक मुमकिन हो सका हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन अब इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने ये चीज़ वाज़े कर दी कि उन्होंने अपना रिजॉल्व बताया कि हम किस हद तक एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हैं। दूसरे, उन्होंने अपनी रीच और रेंज बताई कि हम जो है वो जो हमारा साथ उनका वेस्टर्न बॉर्डर लगता है, हम सिर्फ उसके करीब या उसके जो है अराउंड हम उनको जो एंगेज नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास अब इतनी कैपेबिलिटी है अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की मदद से कि हम उनको डीप इनसाइड और ऑल ओवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हम उनको इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकते हैं, हर जगह हिट करेंगे। जी ठीक है। और दूसरा, अभी जो ब्लूमबर्ग की आज की स्टोरी है उसमें जो खौफ है आसिम मुनीर साहब का, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब का, वो वाज़े तौर पर मोदी साहब के ऊपर तारी नज़र आया कि कहा गया कि लंच जो ट्रंप साहब ने जिस पे दावत दी थी उसमें उन्होंने जाने से इनकार इसलिए किया मोदी सरकार ने या मोदी साहब ने कि ये ना हो कि आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करा दी जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ी आपने आज न्यूज़ ब्रेक की है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ब्लूमबर्ग की आज ब्लूमबर्ग की है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक मैंने किसी चैनल पे इसको सुना नहीं। तो आप ज़रा उस टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट देखें ना कि भारत को कितनी बड़ी शिकस्त हुई पाकिस्तान के हाथों, और अभी तो वो उस और फिर सरेंडर नरेंद्र की बात जो चल रही थी कि सरेंडर किया, सीज फायर हुआ, उस वक्त वो अभी तो उस जो है ना दे वर शेल शॉक्ड एट दैट टाइम। तो उस वक्त तो शायद मेरा ख्याल है मोदी साहब को जिसने भी ये मशवरा दिया वो उन्होंने मेरा ख्याल है अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन ली कि वो अगर उस वक्त ही इकट्ठे हो जाते, तो वो जो डिनाई कर रहे हैं अब तक कि कोई रोल नहीं है अमेरिका का इस तनाज़े को जो है बंद सीज़ फायर करवाने में, तो वो तो फिर उस चीज़ की जो है डिनाइल की गुंजाइश ही ना रहती, फेस टू फेस जो है वो चीज़ें होती, और ये तो फिर एक तरह से सीज़ फायर के बाद एक जो है ना आइस ब्रेकर बन जाता फर्दर जो है सालसी का किरदार जो अमेरिका ने ट्रम्प साहब ने तो कहा था कि मैं डिनर पे दोनों को ममालिक को किसी न्यूट्रल जगह पे बुलवाऊंगा, तो ये वही लंच था जिस पे वो बुलवाना चाह रहे थे, और ये कहानी सामने आई कि आसिम मुनीर साहब के खौफ की वजह से मोदी ने इनकार किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जमील अहमद खान साहब, आप क्या कहेंगे इस स्टोरी के ऊपर जो आज ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है? जी हाँ, ब्लूमबर्ग की स्टोरी यकीनन इस पर कोई हमारे पास कोई वेरिफिकेशन का तो नहीं है, लेकिन हालात और वाक़यात यही बताते हैं। जी 35 मिनट की टेलीफोन कॉल का भी जिक्र है उसके अंदर, जिसकी स्टोरी ब्रेक हुई थी कि जी 35 मिनट की बातचीत ट्रंप की और मोदी की हुई थी।
तो उन्होंने सियाको सबाक के साथ अपनी स्टोरी को प्रूव किया है, तो ज़ाहिर है दुरुस्त है ये, और उसमें बिल्कुल कोई इसमें अब चंबे उसकी बात तो है नहीं इबहम की कि क्योंकि मोदी ने उधर जाके क्या अपना मुंह दिखाना था, सूरत दिखलानी थी वहाँ अपनी कि जी मैं जंग जीत के आया हूँ, और एक ऐसा शख्स जो कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिसने कि जंग की सरबराही की वो सामने बैठा हो, तो उसको जिसने मशवरा दिया सही मशवरा दिया, क्योंकि फिर वहाँ गुफ्तगू क्या निकलनी थी। गुफ्तगू एक तो चले फील्ड मार्शल को सिर्फ इसी काम के लिए नहीं कि इस लंच के साथ साथ और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं जिसका इशारा बाद में और इंडिया मिल गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, कि इस खत्े में स्टेबलाइजेशन पाकिस्तान का जो है इस वक्त रोल एक स्टेबलाइजेशन का भी है, जिसमें उनका ईरान उसके का बाद ही ट्रंप की तरफ से जारहाना बयानात भारत के खिलाफ शुरू हुए थे। उसके बाद से ये हुआ, और दो साथ साथ सोने पे सुहागा ये हुआ, क्योंकि वो ज़ौम, वो गरूर, वो फ़ख्र जो कि मोदी को हमेशा रहा है कि जो चाहे कर जाए और कोई पूछने वाला नहीं है, तो मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को, सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर प्रेसिडेंट को झूठा कहना शुरू कर दिया। किस तरह कहा? जो उसने कोई तकरीबन 30 मरतबा के करीब कहा कि जी मैंने ये जंग को रुकवाया है, मैंने मीडिएट किया है, और हर मरतबा मोदी ने कहा कि नहीं किसी थर्ड कंट्री का इसमें कोई अमल दखल नहीं। इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा उसको एंटोगनाइज किया गया। तो अमेरिका का सदर सिर्फ ये तो नहीं कि वो एक शख्स, वो उसका डोनाल्ड ट्रंप नाम है तो सिर्फ वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी ताकत का एक सरबराह है। तो वहाँ के इदारे भी उससे एंटोगनाइज होते हैं, वो भी उससे खफा होते हैं। तो पसे पर्दा उसका फॉलोआउट तो पूरे यूरोप पे जाता है। मतलब अगर आप टैरिफ लगाने की बात करें तो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है, तो हम देख रहे हैं कि यूरोप की तरफ से भी भारत के लिए कोई अच्छे मैसेजेस नहीं जा रहे। जी हाँ, नहीं भारत का भी जो जिस अंदाज में देखें, भारत का मसला क्या हुआ, बस भारत ने हमेशा जो आंख में धूल झोंकने की कोशिश की, जिसपे कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। बाय द वे आप देखें कि जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें वायोलेशन जो की गई है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, जो पूरी इंडिया में जुल्म तादी जबर सितम होता रहा है, और फिर कश्मीर के हवाले से 2 बड़ी बड़ी जिल्दों में रिपोर्ट्स जो ह्यूमन राइट कमिश्नर ने शाया की है, वो तमाम की तमाम से वो अब दुनिया की नज़र में डिसइंफोटेक को शामिल करके, और उसके बाद डिजिटल जो एक वॉरफेयर थी उसमें 5th जनरेशन वॉरफेयर में उसमें सबको मिला के वो आंखों में धूल झोलता रहा, इसलिए कि वो समझता था कि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। जी ऐसे ही है। जो उसके माजी के किरदार को हम देखें तो एयर मार्शल साहब, गेम इज ओवर नाउ फॉर इंडिया, इस दफ़ा पकड़ा गया वो। जी गेम इज ओवर फॉर इंडिया नाउ। एयर मार्शल साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी जो स्ट्रेटजिक फेलियर है कि उन्होंने इस जो हालिया ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में सारी ये बातें हो रही हैं, जो जंग हुई और उससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसमें उनके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, उसके बाद वो महादेव नामी एक ड्रामा ऑपरेशन जो है, जी बिल्कुल, जिसमें वो चॉकलेटों का जिक्र कर रहा है अमित शाह कि जी पाकिस्तानी में एक चॉकलेट्स निकली, 3 महीने बाद भी वो चॉकलेट्स बरकरार थी और वो खाई जा रही थी। जी बिल्कुल। तो वो अभी तक जो उनकी जो असेसमेंट थी या जिस तरह से उन्होंने परसीव किया था कि चीज़ें वो मैनिपुलेट कर लेंगे, जैसा कि वो पहले करते रहे हैं माजी में, लेकिन बदकिस्मती से ना तो जंग के मतलूबा नताइज निकले, और फिर उसके बाद जो अमेरिका के साथ उनका बिल्कुल एक कोलिजन कोर्स उनकी डिप्लोमेसी शुरू हो गई, और फिर वो अभी रिसेंट आप देखिए कि वो बयानबाजी से बढ़ के बाद जो है वो एक इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन की तरफ जा रहे हैं कि वो जिस तरह अमेरिका के साथ देखिए उनकी तजारत मुख्तलिफ मुल्कों के साथ है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अमेरिकन तजारत में ग्रॉसली भारत की फेवर में है। लेकिन अब जब उन पे ये सारे टैरिफ अप्लाई हो जाएंगे इस माह के आखिर तक, तो उसके बाद वो उनके लिए ये ट्रेड जो है $4 अरब तो उनके आज की ही रिपोर्ट है कि जी स्टॉक एक्सचेंज में डूबे हैं, और इसका मतलब ये है कि उनकी इकॉनमी की गिरावट जो है वो सबके सामने इस वक्त खुल के आ गई है। मैं वक्फा लेता हूँ, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। एयर मार्शल साहब, भारत की छेड़खानी और हिमाकतें रुकती नहीं हैं। अभी हम साबिक सफ़ीर जो हैं हमारे साथ जमील अहमद ख़ान साहब से भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, DGISPR ने भी उनका जवाब दिया। आप क्या समझते हैं कि भारत अपनी हजीमत को छुपाने के लिए कोई एक्शन करने के लिए दोबारा तैयार हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल उसने अमेरिका से P-8 जो जहाज़ थे वो लेने से इनकार किया है, जो कि नेवी के उसने स्पाइंग प्लेन थे वो लेने से कोशिश की थी, और उसके बाद अब वो इनकार कर रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो उसने एक बैलेंस पहले कोशिश की थी और धूल झोंक रहा था अमेरिका की नज़रों में भी, अब तो वो खुल के सामने आ गया है और अमेरिका ने उसको वार्निंग दे दी है? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ये चीज़ कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अमेरिका के साथ चलना कैसे है। क्योंकि चीज़ें जो हैं जो सालों में और दहाइयों में इस्टेब्लिश की गई और उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया, ये जो इंडियन और अमेरिकन रिलेशनशिप थे, वो बिल्कुल अब इतनी तेज़ी से वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं कि ये समझ नहीं आ रही उनको कि वो इसको इस सारे जो है ना फास्ट पेस जो डिटेरिएशन हो रही है उसको वो किस तरह रिटार्ड करें और फिर शायद चीज़ें नॉर्मलिटी की तरफ जाएं। तो लेकिन शरारतें भी तो इंडिया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या साजिशें जो हैं वो भी ख़त्म नहीं हो रही। इतनी बड़ी शिकस्त खाने के बावजूद वो कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने के चक्कर जी में है। बिल्कुल। देखिए, मसला क्या है, पहली बात तो यह है कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ सीज़ फायर है, और हम ये समझते हैं कि वाकई ख़त्म नहीं हुआ। काइनेटिक डोमेन में ख़त्म हो गया है या उसमें एक सीज़ फायर है, लेकिन सब कन्वेंशनल डोमेन में जो बलूचिस्तान और KP में हो रहा है और भारत की तरफ से फुली स्पॉन्सर्ड जो ये ख्वारिज वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रहे हैं लोग, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज, जी पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट के ख़िलाफ़, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये उसी का एक तसलसल है। सिर्फ नेचर ऑफ वॉर आप कह लेंगे चेंज हुई है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जो बुनियाद है इस मसले की, वो बुनियादी मसाइल तो अपनी जगह पे हैं। मसला कश्मीर उसी तरह से है, पानी का मसला उसी तरह से है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत की तरफ से पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये अपनी जगह पे है। तो अगर मसला मौजूद है तो फिर उस मसले की बुनियाद पे जंग का जो है खदशा मौजूद रहेगा। और अब इसके ऊपर सिचुएशन मज़ीद आसिम साहब एग्रीवेट हो जाती है कि ये जंग अनएक्सपेक्टेडली जंग हारने के बाद उनके साथ जो हुआ है, तो वो उन्होंने उसका बदला भी तो लेना है, उसका इंतकाम लेना। तो किसी भी आई मीन गिव देम दिस एटलीस्ट चांस कि वो अगर करें या ना करें ये तो उनकी स्वाबदीद है, लेकिन उसके बारे में सोचना तो उनका हक है, क्योंकि उनकी आवाम उनसे पूछ रही है, उनके अपोजिशन पार्टीज उनसे पूछ रही है, उनको बहुत पढ़ रहे हैं। अब तो उनका मीडिया उनसे पूछ रहा है जी। तो जब सब लोग उनको इस तरीके से करेंगे तो आपको पता है फिर अगर पागलपन में जो है वो कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें उनसे जमील साहब रैशनल थिंकिंग का नहीं सोचना चाहिए। जमील साहब, इस वक्त बात ये आती है टैरिफ की जंग है, लेकिन भारत के लिए एक ऐलान जंग किया है ट्रंप ने। आपको लगता है कि इस ऐलान जंग के बाद भारत की जो इकॉनमी है वो तबाह होती हुई नजर आएगी आपको? कि भारत की काफ़ी डेप्थ है इकोनॉमी में, वो तबाह तो होगी, लेकिन इस तसलसल अगर जारी रहा, भारत ज़रूर कोशिश करेगा कि किसी तरह पैचअप कर ले, और शुरू कर दिया है उन्होंने। और वो किस हद तक कामयाब होता है, जब तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका का रहेगा इस खित्ते में जो कि है, और जब तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहेगा अमेरिका का इंडिया में, जो कि अभी तक महसूस होता है कि फॉरेन पॉलिसी में अभी रिकैलिब्रेशन नजर नहीं आई है। शी जिनपिंग के पास भागने की तैयारी है, उनसे मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं मोदी जूते खाने के बाद। वो अपनी जगह, जी वो अपनी जगह पर, लेकिन अभी जो है वो इस वक्त देखना ये है कि फॉरेन पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें रिकैलिब्रेशन रीसेटिंग कितनी होती है। पाकिस्तान को इस मामले में वो कहते हैं ना जागते रहना, जो इस वक्त मोमेंटम उन्होंने गेन किया है अपनी सफारतकारी में, अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी में, अपनी मिलिट्री माइट में, उस मोमेंटम को बरकरार रखना, जैसा DGISPR ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब इन टैंडम इसको क्या करना है, जैसे मैं मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात कर रहा था,
दिस इज़ जो कि ये हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम मनाज़र आपको नज़र आते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी ये एक हिस्सा है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ इसकी इस दफ़ा बड़ी मिराज आपने देखी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ इनवाइट किया गया वाइट हाउस में, और उससे पहले जिस हिसाब से गल्फ में, जिस हिसाब से चाइना में मिलिट्री डिप्लोमेसी अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो हुई है, उसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन अभी देखना ये है कि अमेरिका ने जब ये कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि पाकिस्तान एक स्टेबलाइजेशन का फैक्टर बना हुआ है, और वो ईरान के मामले में भी उसने मावनत की है। तो आप जब देखें कि ईरान के मामले में मावनत की, इसका मतलब गल्फ कंट्रीज हमारे साथ, हमने उनके साथ भी सही रखा। दूसरी तरफ हम शटल डिप्लोमेसी चाइना से कर रहे हैं, तीसरी तरफ अमेरिका से कर रहे हैं। तो इस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा, क्योंकि मोदी की बीजेपी जो इस वक्त हुकूमत है उसकी अय्यारी से हम गाफिल नहीं हो सकते। अगर हम गाफिल होंगे तो थोड़ी सी हमें उसमें हो सकता है कि वो जिस मोमेंटम के साथ हम जा रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ जाए। जमील अहमद खान साहब, जो शी जिनपिंग के साथ मिलने की तैयारी की जा रही है, आप ये बताइए कि समूह से शी जिनपिंग से मिलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह पाक भारत जंग में चाइना का नाम इस्तेमाल किया गया, गुलवान और लद्दाख में जो मार पड़ रही है चीन से, चिकन नेक तक चीन पहुंच चुका है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन काबिज कर चुका है पहले ही। तो आपको क्या लगता है कि अब चीन के साथ हाथ मिलाने से उसको क्या फ़ायदा? नहीं, पहली दो बातें हैं यहाँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर उसके अच्छे एडवाइज़र हो तो वो कहें कि भाई आप खुद ना जाएं। हालांकि सरबराहान की SCO की मीटिंग है जिसकी तैयारी पहले हुआ करती है, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों जिसमें दोबारा हजीमत उठानी पड़ी थी। इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पहलगाम का जिक्र आ जाए, लेकिन सारे SCO कंट्रीज़ ने उससे इनकार किया और पहलगाम का जिक्र नहीं आया, जिस पे कि इंडिया ने साइन नहीं किया उस पर, एलामिये पर, जिसको कहते हैं ज्वाइंट कम्युनिके पर साइन नहीं किया। अब उसके बाद अगर मोदी जी जा रहे हैं उधर तो जाहिर है उनको वो पजीराई तो नहीं मिल सकती और एम्बैरेसमेंट तो होगी। लेकिन इसका दूसरा कानूनी पहलू ये है कि चार्टर के मुताबिक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के मुताबिक सरबराहान की मीटिंग में सरबराही जाते हैं। तो ये सरबराहान की मीटिंग जब होती है तो वहाँ ऑन द साइड लाइन हाथ वगैरह मिला लिया जाता है, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल चीज़ होती यह है उसके एलामिया। जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर्स शंघाई कोऑपरेशन के एलामिये में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंडिया ने बड़ी कोशिश की और तिल मिलाया। इसी तरह इंडिया ने ब्रिक्स में कोशिश की, तिल मिलाया। इसी तरह इंडिया हर फोरम पे जहाँ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पहलगाम में पाकिस्तान को जिस तरह पहले दिन से घसीटने की कोशिश कर रहा है कर ले। तो इस दफ़ा उसका वो रेट्रिक, वो नैरेटिव बिक नहीं रहा है दरअसल। तो इस वक्त अगर वो SCO की मीटिंग में जाके हजीमत उठाना चाहता है तो बिल्कुल ऐसे जाके उठाए, उसका तो वो एक कानूनी हक है ना। एयरवाइस मार्शल साहब, P8 की बात करें, हम जहाज़ लेने से इनकार कर दिया, चीन जाने की तैयारियां हो रही हैं, बड़ा चर्चा है भारतीय मीडिया के अंदर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात का। आपको क्या नज़र आता है कि किस मुंह से जाएंगे चीन, जिसको वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चीन के हथियार इस्तेमाल किए, चीन ने खुली मदद की पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़? तो आपको क्या लगता है कि अब वो क्या मांगने जा रहे हैं चीन से? एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि भारतीय मीडिया जो भी कहता रहे, मेरे ख्याल में इसकी जो जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उतना इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ये एक प्री प्लान रूटीन समिट है SCO का। उसमें अगर साइड लाइन पे एक मुख्तसर सी मुलाकात हो जाती है और वो एक फ़ोटो ऑप्स हो जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रम्प साहब को दिखाने के लिए ये हो रहा है सारा कुछ? ये मेरा ख्याल है ये अपनी रेलेवेंस जो है खित्ते में शो कराने के लिए, उसको शो करने के लिए है कि जब आप को जब किसी एक तरफ से मार पड़ रही होती है या किसी एक तरफ से दबाव आ रहा होता है तो आप भी अपने कुछ ऐसे कार्ड्स जो है ना दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे आप ये समझते हैं कि आप उसको काउंटर बैलेंस करेंगे। लेकिन चीन जो है, देखिए चीन की जो पॉलिसीज़ होती हैं या चीन का जो फॉरेन पॉलिसी फॉर दैट मैटर, वो कोई इम्पल्सिव होती नहीं। वो बावजूद इसके कि उनके सरहदी तनाज़ात हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और सब कुछ है, लेकिन भारत के साथ उनकी ट्रेड तो बहुत ज़बरदस्त है जिसका बैलेंस उनकी फेवर में है। तो अगर उन्होंने वो इस चीज़ को, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को वो इशू बनाएंगे कि जी आपने जंग के कॉन्टेक्स्ट में
जो मर्ड्स की है पाकिस्तान के सपोर्ट जो आप कहते हैं कि चीन की तरफ से जो रियल टाइम सपोर्ट हुई, हालांकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, उसका कोई इम्कान भी नहीं होता इस तरह की किसी सपोर्ट का। जंगें सब ने खुद लड़नी होती हैं, जंगें सब ने खुद लड़नी होती है। और इक्विपमेंट जहाँ तक है, हम चाइनीज़ इक्विपमेंट तो पिछले 50 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमने पहले भी जंगें लड़ी हैं। तो अब ये तो खुद वो अपना नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं ना। तो मेरा ख्याल है चीन जो है वो इसको बड़े टैक्टफुली उनकी ये जो फिजल आउट कर देगा जी, ये जिसको वो एक कोशिश कर रहे हैं ना कि उसको ओवर प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसको, वो इसको डिफ्यूज़ कर देंगे। और अगर एसईओ के जो आखिर पे जो एलामिया होगा, अगर उसके अंदर कोई एनोटेशन नहीं है किसी ऐसे हवाले से जिसका कि मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता, तो ये बिल्कुल एक फ़ोटो ऑप्स की हद तक चीज़ होगी। और आपको पता है कि उसमें मोदी साहब की कोशिश होती है कि वो जहाँ भी जाएं वो बड़ी गर्मजोशी से सामने वाले की मर्ज़ी हो या ना हो, झप्पियाँ और पपियाँ शुरू कर देते हैं बगैर ये देखे हुए या सोचे हुए कि दूसरा वो कितनी नागवारी का इजहार कर रहा है। जी, मैं जमील अहमद खान साहब, रूसी तेल के हवाले से सारा फसीता है, या जिसे कह सकते हैं ना कि सारा फसाद उसकी वजह से आ रहा है। आपको लगता है कि इंडिया का रूस के साथ जो ताल्लुक़ है प्यूटन के साथ, अब जिस तरह उसने अमेरिका से जहाज़ लेने से इनकार किया, जो सर्वेलेंस प्लेन्स थे नेवी के, आपको लगता है कि उसका तमाम झुकाव जो होगा वो रूस की तरफ होगा? क्योंकि अभी भी नज़र आ रहा है हमें। नहीं, रूस की गोद में जाना चाहे तो अमेरिका के 6 बल्कि 7 के करीब मुआहदे जिससे उसने बड़े फ़ायदे उठाए हैं, उसको तो पहले उससे तो एब्रोगेट करे उसको, या उसको तो वॉकआउट करे उससे। और अमेरिका से जितने मफादात वो हासिल कर रहा है उससे अपना हाथ उठाए पहले। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जितने उसने मफादात अमेरिका से उठाए हैं, क्या रूस को इस चीज़ का इदराक नहीं है? तो उस लिहाज से सिर्फ तेल लेने का जहाँ तक ताल्लुक़ है रूस से, तो वो अमेरिका ने भी उस पर अपनी नज़रें दूसरी तरफ की हुई थी। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया को अमेरिका समझ रहा था कि इलाके का बहुत ताकतवर मुल्क हमने बना दिया है। बात हो रही थी अभी चाइना की कि चाइना ने पाकिस्तान ने चाइना की इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, या अगर चाइना से जो हमने शराकतदारी के साथ सेटेलाइट इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका के साथ तो उनका इंटेलिजेंस शेयरिंग पे एक मुआहदा है। हमारा तो चाइना के साथ मुआहदा भी नहीं है इंटेलिजेंस शेयरिंग पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिजाओं से जो भी चीज़ें देखी जाती हैं मिनट टू मिनट बेसिस पे रियल टाइम पर, वो अमेरिका उनके साथ मुआहदे के तहत पाबंद है और उसने प्रोवाइड किया। इसी तरह इजराइल के साथ उसने मुआहदे किए हुए हैं। वो तो अब इजराइल के खुद नेतन्याहू ने कह दिया कि हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, और इजराइल को तो हम तस्लीम भी नहीं करते हैं, ना हम पासपोर्ट पे अपने लिखते हैं। उसके बावजूद उसने जहाँ से लेके आए। और लड़ना तो इंसानों ने है ना, जो उसके पीछे इक्विपमेंट के। तो वो इक्विपमेंट चाहे चाइना को, हमारे पास तो अमेरिका का भी है इक्विपमेंट, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। रशिया के भी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन का भी है इंजन, हमारे बहुत सारे टैंकों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, वो तो दुनिया में ये डिफेंस इंडस्ट्री चली इसी बात पर रही है, एक दूसरे से खरीदारी करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही वैसे भी बेसलेस बात है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है रशिया से उनके पीने बढ़ाने का, वो बेशक उससे बढ़ाएं, लेकिन पहले तो कहीं से देखें ना, चोपड़ियाँ तो वो भी दो वो तो नहीं कर सकते कि अमेरिका से भी सारे फ़ायदे उठाएं, चीन से भी वो तकरीबन 127 बिलियन की तिजारत करें, अमेरिका से भी करें, और रशिया से भी तेल जो है वो बिल्कुल, और लेके न सिर्फ अपने इस्तेमाल में करें जो कि खिलाफ वर्जी है सैंक्शन, जो अमेरिका की सैंक्शन है। और अमेरिका के कानून में दिया हुआ है बायलैटरल सैंक्शन के, कि अगर कोई फरीक जैसे इंडिया अगर वो सैंक्शन कंट्री से तिजारत करता है तो हम उस पर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। तो लगा रहे, उनके कानून है, ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कानून है, उसके मुताबिक वो एक्शन लेते हैं। कोई इंडिया पहला मुल्क तो नहीं है, इसमें बहुत सारे और ममालिक हैं जैसे पहले हो चुका है। इस दफ़ा क्योंकि इंडिया पर ये जो चौधरी साहब जिनको बनाया हुआ था वो रेत का ढेर बन गए उस जंग में, तो अमेरिका को भी पता पड़ गया कि भाई ये चौधरी साहब जो हमने जिस पे इतना खर्चा किया है, जितना सपोर्ट किया है, ये तो कल को चाइना कंटेनमेंट या सामने अगर हमने खड़ा करना हुआ तो ये तो वैसे ही 2 मिनट ही टिकेगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जमील साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अगले हिस्से की जानिब बढ़ें, हम लेते हैं वक्फा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राना जावेद साहब, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। जावेद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त भारत के ऊपर एक ट्रंप की वॉर यानी टैरिफ वॉर की बात करें या उसकी तरफ से एक बरहमी का इजहार जो किया जा रहा है वो हमें नज़र आ रहा है, कितना नुकसान भारत को होगा? अभी हमने देखा है कि आज ही 50 अरब डॉलर जो हैं वो उनकी स्टॉक मार्केट में डूब गए। देखिए, अमेरिका जो है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, प्रॉब्ली द बिगेस्ट वन। तो उससे उनको शॉर्ट टर्म में नुकसान तो होगा उनको, लेकिन भारत की जो मैशियत है, मेरा ख्याल ये है कि ये सारी चीज़ें जो प्रेशर्स हैं ये विदस्टैंड कर सकती, क्योंकि उनका एज सच पाकिस्तान की तरह कोई डोनर ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये एक छोटी पिक्चर है, छोटी सी विंडो है जिसमें हम बात कर रहे हैं। हमें ज़रा इस विंडो से बाहर निकलना चाहिए कि क्या सूरत बन रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को प्रेशराइज कर सकेगा और क्या भारत जो है वो रूस से तेल लेना बंद कर देगा? मेरा नहीं ख्याल ये होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैक्टिक्स हैं, जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो भारत जो है उस पर सरेंडर करेगा। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बाय एंड लार्ज वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, अनलाइक अस। और अभी जो आने वाले दिनों में और हफ्तों में हो सकता है कि यूक्रेन और की जो है रशिया के साथ जो है सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाए। जब ऐसी सूरत हाल डेवलप होगी तो उसका मतलब ये है कि भारत के ऊपर जो प्रेशर है ये सारे के सारा जाता रहेगा। और माय अंडरस्टैंडिंग इज़, और आई थिंक मैनी पीपल से सो, कि परहैप्स रशिया जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा अमेरिका को कि हिंदुस्तान के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो ख़त्म किए जाए। तो लेकिन देखिए, इस वक्त अमेरिका के चूँकि इज़ बीइंग लेड बाय, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, एन इंसेन प्रेसिडेंट, उसको समझ नहीं आ रही, उसको मैशियत का पता नहीं है। वो चाहता है कि उसके 4 साल दौर में जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका की जो 50s में 60s में थी वो सारी की सारी वापस आ जाए। वो टैरिफ को रेज करेगा और सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो वापस आ जाएगी और जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक ही इज़ लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान के पास कुछ कार्ड्स हैं जो अगर वो खेलेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका का। और वो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो ब्रिक का बहुत बड़ा अहम मेंबर है। और ब्रिक्स जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो लोकल करेंसीज में और जो नेशनल करेंसीज में वो ऑलरेडी जो है ट्रेडिंग हो रही है। और अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा है। उसको एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक जो है वो डॉलर के ख़िलाफ़ कुछ काम करेगा तो आई विल कम डाउन वेरी हार्ड इंडिविजुअली ऑन ब्रिक कंट्रीज़। तो इस वजह से उस फॉरवर्ड मूवमेंट्स नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल ये कि अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स जारी रहते हैं, अगर अमेरिका का फड्डा जो है वो रशिया के साथ किसी भी वजह से हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रिक जो है वो बहुत मजबूत होगा। हिंदुस्तान अमेरिका के हाथ में बहुत बड़ा हथियार था कि ब्रिक जो है एक हाथ से ज़्यादा आगे ना जाए। अभी भारत ने P-8 जहाज़ जो ख़रीदने थे नेवी के लिए उनको इनकार कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है, बड़ा चर्चा है भारतीय मीडिया के अंदर, कि मोदी जाके शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गया है और मुलाकात करेगा जो SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा? वो एक्चुअली मोदी जो है वो चाइना जा रहा है और मेरा ख्याल उसमें जो पाकिस्तान फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजह ये है कि जो उनका अपोजिशन लीडर है उन्होंने कहा कि देखें, कांग्रेस के दौर में हमने चाइना को पाकिस्तान के साथ इस लेवल पे नथी नहीं होने दिया जिस लेवल पे अभी वो नथी हो चुका है। तो चाइना को किसी दर्जे में पाकिस्तान से पीछे हटाने के लिए मोदी जो है कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, जो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब हो सकेगी। हिंदुस्तान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में, पूरे रीजन में वो आइसोलेट हो चुका है। सार्क को उसने ख़त्म किया था, सार्क कंट्रीज़ ने अब बाय एंड लार्ज उसको ख़त्म कर दिया है चाइना के से। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल, अगर हम इसी के ऊपर फोकस करें कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इसमें खित्ते में एक अच्छी चीज़ हो सकती है। देयर मे बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो साउथ ईस्ट एशिया में जो
एक सो कॉल्ड क्वाड का एक अलायंस बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन है, ये सारे बैठ के बेसिकली चाइना को थ्रेट कर रहे हैं कि हम जो है साउथ चाइना सी से आपके ऊपर जंग जो है मुसलत कर देंगे। आपने जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स वहाँ पे बनाए हुए हैं, अगर उसको आपने ख़त्म नहीं किया, तो मेरा ख्याल ये है कि चाइना इस सारी सूरत हाल को बहुत करीबी देख रहा है। और अगर चाइना को ये अंदाज़ा हुआ कि ये अलायंस टूट जाता है, तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान के साथ उनके इकोनॉमिक टॉइज़ जो हैं वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं। तो ये एक डेवलपिंग पिक्चर है। हमें जिन चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है वो ये है कि ब्रिक्स के क्या रिएक्शन होगा, नंबर एक। नंबर दो कि यूक्रेन की और रशिया की जो एक जंग हो रही है, उसमें जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो अमेरिका करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो अगर सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाता है तो क्या हिंदुस्तान के ऊपर जो भी अमेरिका का प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा और टैरिफ जो है वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। अगर सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं होता आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, तो हिंदुस्तान के लिए मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। उस सूरत हाल में दो चीज़ें हो सकती हैं। वो ये कि ब्रिक जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, हिंदुस्तान उसमें ज़्यादा फाल हो जाएगा और हिंदुस्तान चाइना के पास भी जाएगा और चाइना उससे जो यकीन दहानी लेगा वो ये कि आपने जो क्वाड का अलायंस बनाया हुआ है उसको ज़रा ख़त्म करें, उससे ज़रा पीछे हटें, आप हमारे साथ आएँ, आप रीजनल अलायंस बनाएं, आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें और आपके दरमियान जो छोटे मोटे बड़े, हम तो समझते हैं बहुत बड़े इवन अपने चाइना के साथ जो उनके लद्दाख और गुलवान का उनको ख़त्म करें। तो इसलिए ये सारी की सारी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, वी नीड टू कीप आवर आई ऑन कि ये क्या हो रहा है, कि ये दो डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत अहम हैं कि एक सीज़ फायर एग्रीमेंट अगर हो गया तो उसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो दोबारा उसी जगह पे आ सकते हैं। और अगर सीज़ फायर एग्रीमेंट हो भी जाता है, हिंदुस्तान को कुछ ज़्यादा घास नहीं डाला जाता, तो हिंदुस्तान अपने पत्ते खेलेगा रशिया के साथ मिलके। और लेकिन अगर रशिया की एनिमोसिटी, दुश्मनी जारी रहती है, अमेरिका के साथ कोई पैचअप नहीं होता, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ब्रिक में जो हिंदुस्तान अपने कार्ड खेलेगा और वो जो ओवरऑल अमेरिका का। लेकिन जावेद साहब, ब्रिक में भी इंडिया की शमूलियत जो है उसकी मेंबरशिप को बड़ी शको शुबाहत की निगाहों से देखा जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ तक कहा गया कि शायद ये अमेरिका का घुसपैठिया है जो कि ब्रिक्स में घुसे दिया गया है, जो दाखिल करा दिया गया। ब्रिक में भी उसकी कोई पोजीशन इतनी वाज़ेह नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी चाइना मौजूद है, आपको मालूम है। नहीं, देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, ये घुसपैठिया था, लेकिन जब अगर जिसकी तरफ से पूरी गेम कर रहा था अगर उसके साथ ही ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, वही टफ टाइम देना शुरू कर दे, वही टैरिफ जो है वो कोई डबल कर दे, तो उसके बाद वो जो घुसपैठिया है वो क्या अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा? तो इस वक्त जो अमेरिका को सबसे बड़ा खौफ है मईशी लिहाज से वो ब्रिक्स से है। और ब्रिक्स में हिंदुस्तान रशिया के साथ मिल के अमरीका को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है। इसलिए मेरी नज़र में ये जो एक कोल्ड वॉर चल रही है अमरीका और हिंदुस्तान के दरमियान, ये आर्जी है, ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और हम पाकिस्तान को बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा वो अभी मिसयूज़ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हमारा पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका के साथ अंडर डोनाल्ड ट्रंप वो ट्रांजैक्शनल है, हमें बगलें नहीं बजानी चाहिए। देखिए एक चीज़, देखिए, गिव द डेविल ड्यू क्रेडिट, वो बात ये है कि हिंदुस्तान ऑयल ख़रीद रहा है, तेल ख़रीद रहा है रशिया से, और वो डटा हुआ है कि हम ख़रीदेंगे, अमेरिका कौन होता है हमें रोकने वाला। हमने क्या किया है, हमारा एक वज़ीर आज़म मॉस्को जाता है, उसी दिन यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर देता है। हमारे यहाँ ये अमेरिका की तरफ से कॉलें आने शुरू हो गई है कि आपका वज़ीर आज़म क्यों गया, वो वहाँ पे एक ऑयल सस्ता ख़रीदना चाह रहा था, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उसकी हुकूमत जाती रहती है। बहुत सारी जो वजूहात है उसमें एक वजह ये भी थी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ से हम मार खा रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना है। देखिए हमें क्या सूट करता है, हमारा हाल ये है कि 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा अरसा हो चुका है, हम ईरान से अपनी गैस इंपोर्ट नहीं कर सके। खौफ किस चीज़ का है? हिंदुस्तान का है। हम ईरान से ऑयल डायरेक्टली, अमेरिका का खौफ, नॉट हिंदुस्तान का, अमेरिका का सॉरी करेक्ट,
थैंक यू फॉर करेक्शन, स्लिप ऑफ टंग, वो अमेरिका का खौफ है ना कि अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। हमें अभी, मैं समझता हूँ कि जो ईरान से तेल की पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो रही है बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए इस हद तक कि एक थोड़ा सा उसके अंदर दो नंबरी ना हो, लेकिन हमारी कम से कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बचेंगे और हमें बहुत सस्ता तेल मिलेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो जान नहीं है कि हम ईरान से सस्ता तेल लें, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है बचाएं। हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका को कह रहे हैं जी आप जी अर्थ मिनरल्स आके यहाँ से जो है डिगअप करें। क्या होगा, वो आएंगे, उसके साथ CIA भी आएगी, वो बलूचिस्तान में अपने पंजे गाड़ेंगे। और CIA किसकी आउटपोस्ट है, वो इसराइल की है। और इसराइल किसका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। तो इसलिए हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि अमेरिका जो है उसका क्या एजेंडा है। अमेरिका इस वक्त हमेशा से भी हुआ है और आज भी हो रहा है, लेकिन आज बहुत एग्रेसिवली हो रहा है कि वो इसराइल के इंटरेस्ट को रीजन में रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हम नहीं करते। जावेद साहब, एक चीज़ बहुत अहम जो हम इग्नोर भी कर रहे हैं और उसमें हम बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसकी तरफ आज ब्लूमबर्ग ने इशारा किया स्टोरी ब्रेक की, कि नरेंद्र मोदी ने लंच पे दावत दी थी, ट्रंप साहब ने तो उस पर इनकार किया था, जिसमें आसिम मुनीर साहब को भी बुलाया गया था कि कहीं आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात ना करा दी जाए। क्या खौफ था मोदी को और क्यों इनकार किया? इसका रेफरेंस उन्होंने 35 मिनट की टेलीफोन डिस्कशन को भी उसमें शामिल किया है। हिंदुस्तान का मसला बड़ा पुराना है कि वो अपने आप को पाकिस्तान की बराबरी के तौर पे नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफ़ी मार पड़ चुकी है मिलिटरीली, और ट्रंप ने जो वादे हमारे साथ किए थे कि आपके मुज़ाकरात कराएंगे सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद, हिंदुस्तान उससे पीछे हट गया। उसकी बुनियादी वजह वही एक हिंदुत्व का जो ज़हन है कि ये हम पाकिस्तान के साथ हमें क्यों हाइफिनेट किया जा रहा है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, फ़ौजी लिहाज से छोटा मुल्क है, इकोनॉमिकली छोटा मुल्क है, टेरिटोरियल छोटा मुल्क है, लेकिन चूंकि उसका जो नफ्सियात है डोनाल्ड ट्रंप की ये है कि ही इज़ ऑलवेज विद द विनिंग पार्टी। हमने वो जंग जीत ली है, इसलिए हमारे जो आर्मी चीफ को बुलाया गया, उससे ब्रीफिंग ली ईरान के इशू के ऊपर, अर्थ मिनरल्स और जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस हुई, जो कि मेरा ख्याल कि उनकी डोमेन नहीं थी, लेकिन एनीवे ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई। अब ये उनके लिए सेटबैक है। हमें पाकिस्तान को इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब अगर हम जो आज बगले में जा रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि 6 महीने बाद सीन चेंज हो जाए और वो हिंदुस्तान के साथ उनके पुराने ताल्लुकात बहाल हो जाएं। तो इसलिए हमें बड़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें मोहतात होना चाहिए, लेकिन बात यह है ना कि अपॉर्चुनिटी तो अल्लाह ताला की तरफ से भी है। जो कुछ हमने 10 मई को भारत के साथ किया और उसके बाद पूरी दुनिया ने वो शाखसानत देखा और किस तरह भारत दुम दबा के भागा, मोदी ने सरेंडर किया, सरेंडर नरेंद्र वाली बात जो आती है। आपको नहीं लगता कि भारत का अपने अंदर टूट फूट का शिकार हो चुका है? उसकी लीडरशिप के ऊपर एतमाद नहीं रहा, ना उनकी फ़ौज को ना उनकी अपोजिशन को। टूट फूट शायद बड़ा लफ्ज़ हो, लेकिन भारत के अंदर जो मोदी के ऊपर एक इतमाद था लोगों का, और जो उसका एक हवा था, जो उसने 2016-2019 में पाकिस्तान के ऊपर छोटे मोटे हमले करने की जो कोशिश की, तो उस वक्त से बनाया हुआ था, वो सारे का वो बबल फट चुका है। उसकी बुनियादी वजह जंग में उनको मार पड़ी है। उससे बड़ी जो फंडामेंटल कोर कॉज है वो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स है। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली पूरे का पूरा सीन चेंज कर दिया है कि हमने अपनी सरजमीन में अपनी एयर स्पेस में रहते हुए उनके 5-6 जहाज जो हैं वे गिरा दिए हैं। ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। राफेल्स जो हैं इस वक्त अंडरग्राउंड, वो उनको उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है। वो दोबारा अभी मेरा नहीं ख्याल कि एनी टाइम इन नियर फ्यूचर वो दोबारा उसको वापस हवाबाजी के लिए लेकर आएंगे। तो जो ब्रॉडर पिक्चर डेवलप हो रही है, उसका जो असर है हिंदुस्तान के अंदर, वो कोई तोड़ फोड़ के ऊपर नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब कॉन्शियस हो गए हैं कि आप बिल्कुल मुंह उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाया करें। और कल करा कोई कश्मीर पे कोई और तीसरा बंदा हमला कर देता है तो क्या फिर आप पाकिस्तान से पंगा लेंगे? ना उनके पास हथियार हैं, ना उनके पास वो उस किस्म के पायलट्स हैं, ना उनकी कोई डिटर्मिनेशन है कि वो पाकिस्तान को टेक ऑन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे
بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. رنجاوی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، بات یہی آتی ہے کہ آنے والا وقت ضرور اس چیز کو باور کرائے گا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے جو موقف رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور بھارت دہشت گرد ملک ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اور ممالک میں بھی جس کے شواہد آ چکے ہیں اور ثبوت کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس میں بھارت انوالو ہے. اس کے اوپر سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور بھارت کو اس کی جگہ پہ لانے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.